Hello and welcome to CA Finalist का classes by me, Ankit Kapoor. So, मित्रों, let's start with topic 8. It is about IT strategic planning. So, what is planning? Planning is basically deciding in advance what is to be done, who is going to do it, when it is going to be done. So, कौन करेगा, क्या करेगा और कब करेगा. So, moving on to the next slide. So this slide contains a chart. 3 लेवल बता रहे हैं मैनेजरियल एक्टिविटी के एंटरप्राइज में. सो पहला लेवल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का. फर्स्ट लेवल इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. सेकंड लेवल इज मैनेजमेंट कंट्रोल. थर्ड इज ऑपरेशन कंट्रोल. सो दिस वन हियर इज टॉप लेवल. दिस वन इज management level, so you can say mid level, and this is lower level. So now we will go with the definitions of them. So it is defined as a process of deciding on objectives. ये ऐसे डिफाइन किया जाता है जो प्रोसेस है जो डिसाइड करता है ऑब्जेक्टिव के एंटरप्राइज के, क्योंकि टॉप लेवल है तो टॉप लेवल ही ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करेगा. और चेंजेस इन दिस ऑब्जेक्टिव, कभी इन ऑब्जेक्टिव में चेंजेस आते हैं उसको डिसाइड करता है. कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे इन ऑब्जेक्टिव के लिए वो डिसाइड करता है. पॉलिसीज़ क्या होंगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे वो डिसाइड करता है. अगर कोई हमारी रिसोर्सेज चाहिए, मीन्स एसेट्स चाहिए होते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको एक्वायर करने की, यूज़ करने की, डिस्पोज ऑफ करने की पॉलिसीज़ को भी ये डिसाइड करता है. सो नाउ मूव ऑन टू दी मिड लेवल सेगमेंट, दैट इज़ मैनेजमेंट कंट्रोल. यहाँ पे मैनेजमेंट एश्योर करता है कि जो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे हमने रिसोर्सेज की बात करी है तो यहाँ पे वही रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन की बात हो रही है. तो जो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं उनके बारे में डील करता है ये कि वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हों. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल इज ऑपरेशन कंट्रोल. स्पेसिफिक ऑपरेशन यानी कि जो ऑपरेशन हो रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क, यहाँ पे स्पेसिफिक टास्क कैरी आउट होते हैं, उनको चेक करना है कि वो इफेक्टिवली कैरी आउट हो रहे हो. So let's move on to the next slide. So अभी हमने डील किया था आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से और उसके 3 लेवल से. अभी है आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस. सो दिस इज प्रोसेस. सो प्रोसेस के बारे में ये क्या कहता है, प्रोसेस डायनामिक होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, अब पहले आपको मैं बता दूं डायनामिक है क्या. डायनामिक इज अ प्रोसेस करेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट चेंजिंग एक्टिविटी. और ठीक है, तो जहाँ पे कांस्टेंट चेंज आते हैं एक्टिविटीज में उसको कहते हैं डायनामिक, यानी कि कोई ना कोई चेंज आता रहता है. डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता ही है. तो जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो भी डायनामिक होना चाहिए क्योंकि चेंजेस को वो अपने अंदर समा सके. तो अब आप सेकेंड पॉइंट पे आइए. तो आप देखेंगे डायनामिक का मैंने आपको चेंजेस से रिलेट करवाया. आप सेकंड पॉइंट पे आएंगे तो वो भी चेंजेस से डील कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें चेंजेस के हिसाब से अपने प्लान को मॉडिफाई करना होगा. सो वी विल हैव टू मॉडिफाई आवर प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस. सो पॉलिसी शुड बी देयर टू डेवलप एंड मेंटेन आईटी लॉन्ग टर्म प्लान एंड शॉर्ट टर्म प्लान. सिंपल पॉइंट है, ये यही बोल रहा है कि पॉलिसी होनी चाहिए टू डेवलप एंड मेंटेन करने के लिए आईटी शॉर्ट टर्म प्लान को भी और लॉन्ग टर्म प्लान को भी. So let's move on to the next slide. It is dealing with objectives. Objectives क्या है आईटी स्ट्रेटजी के. आईटी स्ट्रेटजी के ऑब्जेक्टिव से बात करें, आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से नहीं, आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस से नहीं, आईटी स्ट्रेटजी सिंपल. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. हम पहले डील कर रहे हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से. अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है करंट एंड फ्यूचर के डिस्टेंस को कवर करना. सिंपल एज दैट. Now let's move on to the secondary objective.
Secondary objective is alignment of strategic IT plans with business objective. Alignment में यानी कि business और IT को align करना एक दूसरे से. So I suppose this is also simple. Let's move on to the next slide. So this slide deals with classification of strategic planning. Classification of strategic planning, not planning process. अब केयरफुल रहिएगा, ये भी SSQ है तो आपको केयरफुल रहना होगा. और आई होप आपने मेरी अगर फर्स्ट क्लास का देखा होगा तो आपको पता होगा आपको इस क्लास के लिए भी वैसे ही प्रिपेयर करने, यानी कि इंस्टीट्यूट के नोट्स आपके साथ रखे होने चाहिए. प्लस आप मेरी स्लाइड देख रहे होंगे और साथ में आप एक नोट बुक रखेंगे जिसमें आप अपने नोट्स बना रहे होंगे पॉइंट बाय पॉइंट, टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे इंस्टीट्यूट की नोटबुक में उस हिसाब से. सो लेट्स बी बैक ऑन आवर स्लाइड. This is classification of strategic planning. Strategic planning refers to planning undertaken by management towards meeting long-term objective of enterprise. I suppose बहुत सिंपल है, मैनेजमेंट ने ली है ये डिसीजन. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है. अगर आपने 11th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ी होगी, अगर क्या आपने पढ़ी ही होगी शायद, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज लॉन्ग टर्म प्लान. ओके, प्लानिंग में सिंपल प्लानिंग में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, सो टेकन बाय मैनेजमेंट. अब इसकी क्लासिफिकेशन से डील करते हैं. तो आपको देखेंगे क्लासिफिकेशन में 4 पॉइंट है. एंटरप्राइज का स्ट्रेटेजिक प्लान, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट का प्लान, फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान. सो सिंपल है, आप याद कर सकते हैं, बट अगर आपको दिक्कत आए तो उसको लर्न करें इस तरीके से. आप देखिए, पहले आप लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे 3 बारी आई. सो ई आई आई आई, सी ई आई आई आई. देन यू विल गो फॉर द रिमेनिंग पार्ट. पहले आप लिखेंगे एस पी, फिर आप लिखेंगे एस एस पी, फिर आप देखेंगे एस आर पी, और आखिरी बार है SAP. तो आपको याद हो जाएगा स्ट्रेटेजिक प्लान, सिस्टम स्ट्रेटेजी प्लान, सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान, सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान. तो आई सपोज ये आपको मदद करेगा याद करने में. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये हम डील करते हैं SP से, यानी कि एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान से. सो ये क्या करता है, पहला पॉइंट डिटरमाइन करता है ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ एंटरप्राइज को इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि पूरे कैरेक्टर जो है एंटरप्राइज का उसको डिटरमाइन करता है. और ऑब्वियसली एंटरप्राइज में इंक्लूड होगा इन एंटरप्राइज का इंफॉर्मेशन सिस्टम. सेकेंड पॉइंट पर डील करते हैं. एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो अपने अंदर इंक्लूड करता है एक स्टेटमेंट ऑफ मिशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव. सी ब्रेक करके बोल रहा हूँ मैं, आप इसको ब्रेक करके ही समझिएगा. इंक्लूड करता है स्टेटमेंट ऑफ मिशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर दैट इफेक्ट अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव. ओके, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर दैट इफेक्ट अटेनमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव. स्टेटमेंट है मिशन की, स्पेसिफिकेशंस हैं स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के, और असेसमेंट करता है एनवायरमेंटल एंड ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स की जो इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने में इफेक्ट करते हैं. सो अब की पॉइंट्स में आपको दिखाता हूँ इस स्लाइड के. ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ. इंक्लूड करता है स्टेटमेंट ऑफ मिशन, स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, assessment of environmental and organization factor that affect attainment of these objective. तो आप समझ गए होंगे आपको इसको किस हिसाब से याद करना है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब आ गया SSP, इंफॉर्मेशन SSP यानी कि सिस्टम स्ट्रेटेजी प्लान. पहले हमने किया था SP, अब कर रहे हैं SSP. सो देखिए, मैंने इसको 2 स्क्रीन्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट स्क्वायर हमें डील कर रहा है डेफिनेशन से, और सेकंड स्क्वायर डील कर रहा है एनेबलर से.
ये आपको याद करने बहुत जरूरी हैं एनेबलर्स, बिकॉज ये पूछे जाते हैं और थोड़े मुश्किल हैं, बट आपको याद करने होंगे। आई सपोज ये जरूरी है। सो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान in an enterprise has to focus on striking an optimum balance of IT opportunities and IT business requirement। यानी कि द इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक प्लान जो एंटरप्राइज में है, हैज़ टू फोकस ऑन, उसको फोकस करना ही होगा, ऑन अ स्ट्राइकिंग ऑप्टिमम बैलेंस, एक ऑप्टिमम बैलेंस बनाने में, किसमें, आईटी अपॉर्चुनिटीज़ में और आईटी बिजनेस रिसोर्सेज, जो हमारे पास बिजनेस के रिसोर्सेज हैं और जो बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बीच में, एज वेल एज इंश्योरिंग इट्स फर्दर अकम्पलिशमेंट, साथ के साथ उसकी फर्दर अकम्पलिशमेंट को भी इंश्योर करना होगा। यानी कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ और रिसोर्सेज के बैलेंस को मेंटेन करना है और हमारी जो फाइनल हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के भी हमें ध्यान रखना है। सो अब इसके एनेबलर्स क्या हैं। अब हमने पहला पढ़ा था एंटरप्राइज का, एसपी हमारा ई के साथ लिंक था, आपको याद होगा, तो एंटरप्राइज के साथ लिंक था। तो सबसे पहले हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो एनेबलर होगा वो होगा एंटरप्राइज की बिजनेस स्ट्रेटेजी, तभी हम उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्ट्रेटेजी से लिंक करेंगे। तो सेकेंड हमारा एनेबलर है डेफिनेशन ऑफ हाउ आईटी सपोर्ट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब बिजनेस की स्ट्रेटेजी से हमने लिंक कर लिया, अब डिफाइन करेंगे कि आईटी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे सपोर्ट करती है। थर्ड आते हैं इन्वेंटरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस एंड करंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हमने पहले डेफिनेशन में ही डील किया था कि स्ट्राइकिंग एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हमारा बैलेंस होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है उसमें। तो जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या है, जो करंट टेक्निकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, इन्वेंटरी ऑफ टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड करंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है। उसके बाद ये हो गया हमारे पास जो है, अब अगला पॉइंट डील कर रहे हैं मार्केट में जो है उसको मॉनिटर करना है, क्या फ़र्क आ रहा है मार्केट में और हम क्या यूज़ कर रहे हैं। फिर फिजिबिलिटी स्टडी करनी है और रियलिटी चेक्स देखनी है। आप जानते हैं फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि एक आपको चेक्स रखने हैं, अपने आप को स्टडी करना है कि आप कहाँ पे हैं, अपने आप को असेस करना होगा। फिर वापस से फिजिबिलिटी स्टडी से आप लिंक कर सकते हैं, मैंने असेसमेंट वर्ड बोला था तो अगला पॉइंट भी वो आ गया, एग्जिस्टिंग सिस्टम की असेसमेंट करनी है आपने। तो देखिए ये वाले 3 पॉइंट जो हैं इकट्ठे आ रहे हैं, वो हैं हमारे जो हम आगे अप्लाई कर सकते हैं उनको भी लिंक कर रहे हैं, बट ये वाला जो हम खाली एग्जिस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं उससे लिंक कर रहा है। अगला आता है एंटरप्राइज पोजीशन ऑन रिस्क टाइम टू मार्केट क्वालिटी, ये हमारा नेक्स्ट एनेबलर है। लास्ट एनेबलर नीड फॉर सीनियर मैनेजमेंट बाय इन सपोर्ट एंड क्रिटिकल रिव्यू, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमें सीनियर मैनेजमेंट का बाय इन चाहिए, यानी कि सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, जब वो स्टेप इन करें और क्रिटिकल रिव्यूज़ करें, यानी कि बहुत ज़रूरी है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की, वो हमारा एक एनेबलर है इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजी प्लान बनाने का। सो आई सपोज आपको ये समझ में आया होगा। इसको आपको याद भी करना है अच्छे से, जितने पॉइंट्स हैं आपको सारे याद करने होंगे, इट्स मैंडेटरी। It's 3, 3, 6 and 8 points. So let's move on to the next slide. Information System Requirement Plan. SP किया, SSP किया, SRB। इसमें भी वही है, 2 बॉक्स है, डेफिनेशन का और एनेबलर्स का। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन बोल रही है कि डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस इंफॉर्मेशन का आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो एंटरप्राइज होगी वो डिसाइड करेगी वेदर टू एक्वायर, यानी कि एक्वायर करे, और डेवलप या डेवलप करे। यानी कि एक्वायर करे तो आप समझ सकते हैं कि एसएपी खरीद लिया, मार्केट में एसएपी अवेलेबल है वो खरीद लिया, और डेवलप किया यानी कि अपना एक ईआरपी सिस्टम बनवाया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम बनाया, वो है, यानी कि एक्वायर करे या डेवलप करे द सॉल्यूशन एंड रिक्वायरमेंट प्लान, वही हो गया, ठीक है। बिजनेस के हिसाब से इंफॉर्मेशन का जो हमारा आर्किटेक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि एसएपी खरीदना है, बना बनाया एक सॉफ्टवेयर खरीदना है, या अपने बिजनेस के हिसाब से एक नया सॉफ्टवेयर हमने बनवाना। सो इसके एनेबलर्स क्या हैं, यानी कि हमने पहले ही डेफिनेशन में भी देखा ताकि
अपना जो आर्किटेक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उस हिसाब से, और अपनी जो नीड है उन हिसाब से। अब उनकी अपनी नीड में क्या आता है जी, देखिए ये आपको थोड़ा याद करने में मैं ये बताता हूँ कि आपके 3 पॉइंट्स आ रहे हैं डाटा वाले और 2 पॉइंट्स आ रहे हैं आर्किटेक्चर वाले। यानी कि हमने वर्ड भी देखा था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एंटरप्राइज का आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन का आर्किटेक्चर, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। पहले देखते हैं डाटा वाले 3 पॉइंट। ऑटोमेटेड डाटा रिपोजिटरी एंड डिक्शनरी। दूसरा है डाटा सिंटेक्स रूल। सिंटेक्स आप समझते हैं जो हमारा फॉर्मेटिंग वगैरह के हैं कि इसी हम हिसाब से डाटा होना चाहिए, उसके रूल्स। डाटा ओनरशिप एंड क्रिटिकल सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। डाटा कौन से डाटा का ओनर कौन सा पर्सन होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट्स पेबल की इंफॉर्मेशन है अगर, तो मान लीजिए अगर कोई चेक इशू कर रहा है, कोई चेक साइन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भी होते हैं, तो वो 2 पर्सन अलग अलग होने चाहिए, और उन 2 पर्सन अलग अलग हैं तो 2 टाइप के डाटा के ओनर अलग अलग हैं, तो ये उस चीज़ से डील कर रहा है। अगला आगे इंफॉर्मेशन मॉडल रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस। ये मैंने आपको बताया 2 पॉइंट मॉडल या आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो ये मॉडल वाला आ गया। इंफॉर्मेशन मॉडल एक मॉडल बनाएगा जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट पॉइंट एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड्स, यानी कि एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन के जो आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड्स हैं वो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सी, ये मैंने एक चार्ट सा दोबारा बनाया ताकि आपके लिए एक रीकैप हो जाए कि किस हिसाब से हमारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग चली है। तो 3 लेवल थे हमारे पास, टॉप लेवल, मिड लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, मिड लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल और लोअर लेवल हमारा ऑपरेशनल कंट्रोल। अब टॉप लेवल में हमारे पास फर्दर थी ESP, फिर III, SSP, SRP और SAP। ठीक है, आई सपोज आप समझ गए होंगे। So let's move on to the next slide. So हमने SAP वाला पार्ट अभी नहीं किया था, वो वाला पार्ट आ गया। मैंने बीच में रिकैप को जान के रखा ताकि आपका माइंड कंफ्यूज ना हो, और लगातार सेम चीज़ करते करते बीच में एक पाउज आ जाए, एक रिकैप पॉइंट आ जाए, जिससे जब आप अगला सेम पॉइंट करें तो आप उसमें थोड़ी सी लिंकिंग कर सकें। जस्ट रिकैप मैंने बीच में इसलिए रखा है। सो लेट्स सी द कंटेंट ऑफ दिस स्लाइड। On the basis of architecture and its priorities, information system application and facility plan is developed। यानी कि आर्किटेक्चर के हिसाब से और प्रायोरिटीज यानी कि हमारी जो ज़रूरत पहले है उस हिसाब से इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्लान को डेवलप किया जाता है। प्रायोरिटीज वर्ड को प्लीज़ आप हाईलाइट कर लीजिएगा। अब इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, ये एक चार्ट आया है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन प्लान कंसिस्ट करता है। ठीक है, specific application system to be developed, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। उनकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आप जानते हैं 2 टाइप के हैं, और तो दोनों को ही कंसिस्ट करता है। फैसिलिटीज़ क्या क्या चाहिए होंगी, अगर हम कोई वो सिस्टम भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं कि भैया मिनिमम रैम इतनी होनी चाहिए, हार्ड डिस्क में इतनी स्पेस होनी चाहिए, आपका जो सुपर कंप्यूटर लगा होगा ऑर्गेनाइजेशन में उसका ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, या ये आपको ज़रूरत होगी। AC कैपेसिटी की भी ज़रूरत होती है जब बड़े बड़े सिस्टम्स लगते हैं, तो वो सब फैसिलिटीज़ हैं रिक्वायर्ड क्या क्या हैं, और ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस जो रिक्वायर हैं उसके बारे में। So let's move on to the next slide. This is dealing with key management practices, KMP। KMP में आपको बता चुका हूँ SSQ है, यानी कि सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चंस हैं। सो की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किस चीज़ की अलाइन करने की, IT स्ट्रेटेजी विद एंटरप्राइज स्ट्रेटेजी, यानी कि IT और एंटरप्राइज की स्ट्रेटेजीज को अलाइन करने की, जोड़ने की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना होगा करंट एंड फ्यूचर की डायरेक्शन को, यानी कि आज की और फ्यूचर की दोनों की डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड करना होगा। सिंपल से वे में वहाँ तो करंट और फ्यूचर के गैप को एनालाइज करके एक रोड मैप बनाना है और उसको कम्युनिकेट करना है।
इसको लिख लीजिए। करंट और फ्यूचर के गैप को एनालाइज करके एक रोड मैप बनाना है और उसे कम्युनिकेट करना है। सो अब असेस करना है करंट एनवायरनमेंट कैपेबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस को। असेस करेंगे करंट में जो हमारी एनवायरनमेंट की कैपेबिलिटीज़ हैं और परफॉर्मेंस हैं उसको। पहले अंडरस्टैंड कर रहे थे करंट और फ्यूचर दोनों का, अब असेस कर रहे हैं करंट को। अब मैं डिफाइन करना है टारगेट आईटी कैपेबिलिटीज़ को। इनकी टारगेट क्या हुआ, फ्यूचर, जहाँ पे हमें जाना है वहाँ की आईटी कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन करना है। कंडक्ट करना है गैप एनालिसिस, यानी कि अभी का और आगे का जो गैप है उसको एनालाइज करना है। मैंने आपको जो याद करने के लिए लाइन लिखवाई उसमें आप देखेंगे ये पॉइंट आ रहा होगा। डिफाइन करना है स्ट्रेटेजिक प्लान को और रोड मैप को। रोड मैप वर्ड भी आ रहा था जो मैंने आपको लाइन लिखवाई उसमें। कम्युनिकेट करना है आईटी स्ट्रेटेजीज को। आप देख रहे होंगे नीचे एक एनिमेशन सा चल रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं। अगर मैं एक बार बैक जाके दोबारा चलाऊंगा तो आप फिर दे सकते हैं। करंट, फ्यूचर, अंडरस्टैंडिंग, गैप एनालिसिस, रोड मैप एंड कम्युनिकेशन। So now let's move on to the next slide. बिजनेस वैल्यू जो यूज़ हुई है, बिजनेस वैल्यू जो डिराइव हुई है आईटी के यूज़ से। अब देखते हैं बिजनेस वैल्यू क्या है जो आईटी के यूज़ से आती है। बिजनेस वैल्यू फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑफ वैल्यू कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस, यानी कि ऑप्टिमाइज करना है वैल्यू कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस के प्रोसेस को, आईटी की सर्विसेज को, आईटी के एसेट्स को, रिजल्टिंग फ्रॉम आईटी एनेबल्ड इन्वेस्टमेंट एट एक्सेप्टेबल कॉस्ट। यानी कि देखिए ध्यान से लिए कि कीवर्ड्स आप प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा। इस स्लाइड में मेरी मिस हो गए हैं, मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया हुआ। तो देखिए आईटी सर्विसेज को और आईटी के एसेट्स को किस चीज़ से जो रिजल्ट कर रहे हैं आईटी एनेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की आईटी में तो उससे हमारी क्या निकली, आईटी की सर्विसेज निकली और आईटी की एसेट्स निकली, तो उनको हम देख रहे हैं। और अब ये हमने जो इन्वेस्टमेंट की है वो एक्सेप्टेबल कॉस्ट पे भी होनी चाहिए, यानी कि ये नहीं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी और कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई कि उतना बेनिफिट नहीं निकला हमारा। तो ये है बिजनेस वैल्यू डिराइव फ्रॉम, यानी कि हमें वैल्यू को एनालाइज करना है, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस देखना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। KMP, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, KMP आया है, इट्स अ सिमिलर साउंडिंग क्वेश्चन। तो देखिए मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि जब भी गवर्नेंस वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है EDM, बट एक ये एक्सेप्शन है जहाँ पे EDM आ रहा है, कहाँ पे, KMP में भी। तो देखिए बस सिंपल सा वर्ड है KMP विच इज नीडेड टू इम्प्लीमेंट फॉर इवेल्युएटिंग वेदर बिजनेस वैल्यू इज ड्राइव फ्रॉम आईटी। जब ये क्वेश्चन आएगा तब आपको मैनेजमेंट के साथ भी EDM को लिंक करना है। तो इवेल्युएट करना है, ऑप्शंस को डायरेक्शन देनी है, मॉनिटर करना है, सिंपल सी 3 चीज़ें होती हैं। इवेल्युएट कर रहे हैं प्रोफाइल्स, पोर्टफोलियोज को आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट्स की, डायरेक्ट कर रहे हैं वैल्यू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस टू एनेबल ऑप्टिमल वैल्यू यूटिलाइजेशन, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू यूटिलाइज हो उसको एनेबल करने के लिए। मॉनिटर द एक्सटेंट टू विच बिजनेस इज जनरेटिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि देखना है कि भैया जितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसको किस एक्सटेंट तक बिजनेस अचीव कर पा रहा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। की मैट्रिसेस आया है। अब जब भी मैट्रिसेस वर्ड आएगा तो आपको याद रखना है परसेंटेज। मैट्रिसेस को आप परसेंटेज और नंबर से लिंक कर लिए मैथ्स की टर्म में, तो आपको ये थोड़ा लिंक करने में आसानी होगी। मैट्रिसेस मीन्स परसेंटेज। सो लेट्स सी अब है परसेंटेज से क्या लिंक है, परसेंटेज ऑफ आईटी एनेबल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितनी परसेंट हमने इन्वेस्टमेंट की आईटी एनेबल असेसमेंट में। अब इसके फर्दर 2 सब पॉइंट्स हैं। बेनिफिट रियलाइजेशन मॉनिटर थ्रू फुल इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए एक एसेट किया, उसकी फुल इकोनॉमिक लाइफ है 10 साल, तो उसकी रियलाइजेशन को उसकी पूरी लाइफ के हिसाब से हमने बेनिफिट को जो रियलाइज है उसकी पूरी लाइफ में बांट के देखना है। फिर ये देखना है कि जो क्लेम्ड बेनिफिट थे, जब आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो उन्होंने बोला होगा भैया हमारी मशीन ऐसा चलती है वैसा चलती है, ये बेनिफिट देगी,
तो जो उन्होंने क्लेम्स किए थे वो मीट हुए कि नहीं मीट हुए ये देख लें। सो सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम, परसेंटेज ऑफ IT सर्विसेज वेयर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मेट। अब हमने देखा कि भैया मीट हुए कि नहीं हुए, फिर हम एक लिस्ट बनाते हैं कि कितनी सर्विसेज हैं जिनमें एक्सपेक्टेड मीट हुए। अगला है सेटिस्फेक्शन सर्वे ऑफ स्टॉक होल्डर्स विद रिस्पेक्ट टू IT, यानी कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है IT से, वो देखना है, उनका सेटिस्फेक्शन एक सर्वे कराना है। लास्ट पॉइंट है परसेंटेज ऑफ IT सर्विसेज विथ क्लियरली डिफाइंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस, वो कितनी है जहाँ पे क्लियरली डिफाइंड है, यानी कि ये नहीं कि एक रफली हमने डिफाइन किया हुआ, प्रीसाइजली 100% एक्यूरेटली डिफाइंड वाली कितनी IT सर्विसेज हैं। सो